नमस्कार। तो मैं आज बताऊंगा चैप्टर 9 के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे सीड टेक्नोलॉजी जो कि चैप्टर है। इससे पहले मैंने 8 वीडियो बना चुका हूं अरुण कात्यायन का। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो ये 9वां वीडियो। तो चलिए इसमें सीखते हैं सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सीड टेक्नोलॉजी सबसे पहले डिफाइन किया गया है दो तरीकों से, एग्रोनॉमिकली और बोटेनिकली। सीड कैसे डिफाइन हो रहा है? एग्रोनॉमिकली और बोटेनिकली। एग्रोनॉमिकली की हम बात करें तो एग्रोनॉमिकली क्या होता है? सीड है या सीड मटेरियल या उसका प्रोपेगेल की बात करें, एक लिविंग ऑर्गन होता है ऑफ द क्रॉप इन रूडिमेंट्री फॉर्म, मतलब उसके अपने मेन फॉर्म, इसके प्रिंसिपल फॉर्म में जो होता है वो सीड है। सीड मटेरियल या प्रोपोगेल एक लिविंग ऑर्गन है। लिविंग ऑर्गन होता है जो कि यूज्ड किया जाता है प्रोपोगेशन के लिए। और अदर वर्ड में कहे तो एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम विच अ न्यू क्रॉप विल ग्रोन, मतलब कोई भी पार्ट क्रॉप का जिससे एक नया प्लांट हो रहा है, एग्रोनॉमिकली उसी को हम लोग सीड बोलते हैं। तो एग्रोनॉमिकली ये हुआ कि कोई भी प्लांट जिससे, कोई भी ऑर्गन जिससे एक नया प्लांट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग सीड बोलेंगे। अब बोटेनिकली की बात करें तो सीड क्या होता है? एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है जो कि कंसिस्टिंग किया जो कि कंसिस्ट किया हुआ रहता है, जिसमें इंटैक्ट एम्ब्रियो रहता है, स्टोर्ड फूड रहता है, सीड कोट रहता है, और जो कि वायबल होता है और कैपेसिटी होता है जर्मिनेट के लिए। मतलब कि एग्रोनॉमिकली तो हुआ कि कोई भी ऐसा पार्ट जो कि ग्रो हो जाता है न्यू पार्ट में, कोई भी ऑर्गन। और बोटेनिकली की बात करें, एक फर्टाइल ओव्यूल होता है जो कि जिसमें एम्ब्रियो होता है, फूड रहता है, स्टोर्ड रहता है, सीड कोट रहता है, और जिसमें वायबल रहता है और कैपेसिटी रहता है जर्मिनेट के लिए। तो agronomically, germination means the capacity of seed to give rise to a normal sprout within a defined period fixed for each crop under optimum field condition। तो ये दो टाइप का डिवाइड किया हुआ है, एक एग्रोनॉमिकली और बोटेनिकली। अब होता है यहाँ पे फॉर एसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड जर्मिनेशन के लिए 4 एसेंशियल फैक्टर कौन कौन सा है? तो 4 एसेंशियल फैक्टर की बात करें सीड के जर्मिनेशन के लिए, सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट। सीड का खुद का कैपेसिटी जर्मिनेट का एसेंशियल फैक्टर हो जाता है। फिर सीड को मॉइस्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सप्लाई, ये 4 एसेंशियल है। एसेंशियल होता है जर्मिनेशन सीड के लिए। और जो गवर्न, मतलब कि ये एसेंशियल में नहीं आता है, मतलब गवर्न करता है ग्रोथ प्लांट को बढ़ने के लिए, जो कि मदद करता है। वो क्या क्या होता है? पेरेंटल फीचर, मतलब उसके जेनेटिक कहीं ना कहीं गवर्न करता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। एयर करता है, मॉइस्चर करता है, टेम्परेचर करता है, लाइट करता है और मिनरल्स करता है। इसी में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड के लिए जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल फैक्टर कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो फैक्टर गवर्न करता है वो है, और एसेंशियल फैक्टर, तो एसेंशियल फैक्टर में क्या है? यहाँ पे एयर होता है, एयर यहाँ पे हो, ऑक्सीजन सप्लाई। तो यहाँ पे 4 था एसेंशियल फैक्टर। तो ये एसेंशियल फैक्टर में चारों में से जेनेटिक मेकअप तो ये हुआ कि जो गवर्न कर रहा है पेरेंटल फीचर जो हो गया उसका। मिनरल्स क्या हुआ? मिनरल्स ये भी गवर्न करता है, लाइट भी गवर्न करता है। बट एसेंशियल क्या क्या होता है? एयर होता है, मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर होता है, और होता है कैपेसिटी खुद का, मतलब उसके खुद की कैपेसिटी जर्मिनेट के लिए। अब होता है फील्ड जर्मिनेशन इज ऑलवेज लोअर देन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड टेस्टेड इन लेबोरेटरी। हमेशा जो कि फील्ड में जितनी भी सीड जर्मिनेट होते हैं वो हमेशा कम होते हैं जितनी लेबोरेटरी में टेस्टेड होता है। इसका कारण क्या होता है? द मोर्टेलिटी ऑफ सीडलिंग आफ्टर जर्मिनेशन, मतलब जो सीडलिंग का जो सीडलिंग मरते हैं जर्मिनेशन में इन द फील्ड फ्रीक्वेंटली डिपेंड अपॉन, क्योंकि फील्ड में क्या क्या चीज़ से डिपेंड रहता है। अब लेबोरेटरी में बात करें तो लेबोरेटरी में एसेप्टिक कंडीशन रहता है, मतलब वहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करेगा, किसी भी तरह से क्लाइमेट से उसको नहीं संघर्ष करना पड़ेगा। बट फील्ड की बात करें तो वो किस किस से डिपेंड रहता है? एंटोमोलॉजिकली, मतलब वो इंसेक्ट लोग से डील करता है, मतलब इंसेक्ट उसको हार्म करता है। पैथोलॉजिकली डिजीज उसको अटैक करता है। डेफोलॉजिकली सॉइल फैक्टर कहीं ना कहीं उसको पहुंचाता है कि कितना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, या सॉइल मॉइस्चर नहीं ले पा रहा है, सॉइल टेक्सचर सही नहीं है, सॉइल स्ट्रक्चर सही नहीं है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्लाइमेट सही नहीं मिल रहा है। ये सब फैक्टर फील्ड में गवर्न करता है। तो फील्ड में ये सब उसको करता है, इसीलिए हमेशा वो कम आता है। एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिक्रेशन, कोई ऑर्गेनिक सिक्रेशन टॉक्सिक इफेक्ट हो, एंड अप्लाइड केमिकल एंड स्टोर पीरियड ऑफ द सीड दैट इज एजिंग के। तो ये सब कारण के कारण हमेशा जो कि फील्ड में जितने भी सीड है वो कम होते हैं लेबोरेटरी में टेस्टेड के मुताबिक, क्योंकि लेबोरेटरी में तो हम लोग उसको अपने एक प्रॉपर कंडीशन देते हैं जो उसको जर्मिनेट के लिए चाहिए। वहाँ कोई डिजीज अटैक नहीं करता है, कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करता है, और किसी भी तरह से पेस्ट नहीं रहता है। बट
फील्ड में वो अलग बात हो जाती है, फील्ड में काफ़ी सारे पेस्ट रहते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सीडलिंग्स आर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सीडलिंग को इमर्जेंस के लिए? पहले डीप सोइंग और डेप्थ ऑफ सॉइल कवर ओवर द सीड। पहले डीप सोइंग एक फैक्टर होता है सीडलिंग के इमर्जेंस में, अफेक्ट करता है इनएडिक्वेट और एक्सेस सॉइल मॉइस्चर, या तो कम मिल रहा है या तो एक्सेस सॉइल मॉइस्चर मिल जा रहा है, पुअर एरेशन, हवा अच्छे से नहीं जा पा रहा है, हायर सॉइल कंपैक्शन, सॉइल कंपैक्शन मतलब मिट्टी कुछ ज़्यादा तरह से कॉम्पैक्ट हो जा रहा है जिसके कारण उसको अच्छा से पोर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, वाटर नहीं अच्छा से हो पा रहा है, इम्परमिएबल लेयर इम्परमिएबल हो जा रहा है सॉइल का, और आउटर मटेरियल कुछ उसमें आ रहा है जिसके कारण उसको मतलब कि अफेक्ट कर रहा है इमरजेंसी सीडलिंग का। लो टेम्परेचर हो जा रहा है, रैपिड डिसिशिएशन ऑफ सॉइल हो जा रहा है, लॉन्गर टाइम पीरियड ज़्यादा समय के लिए हो जा रहा है, इंजरी लेवल ऑफ साल्ट कंटेंट हो जा रहा है, पुअर सीड कैपेसिटी हो रहा है, और डिटर्मिनेंटल फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल सॉइल कंडीशन। तो ये फैक्टर जो होता है जो कि अफेक्ट करता है सीडलिंग के इमरजेंस के लिए। अब आता है कि जर्मिनेशन ऑफ द सीड डिपेंड्स अपॉन देयर नेचुरल पिक्यूलियरिटी एंड बायोलॉजिकल कंडीशन। जो भी सीड का जर्मिनेशन होता है वो डिपेंड होता है नेचुरल पिक्यूलियरिटी मतलब उसके नेचुरल कंडीशन में, और उसके बायोलॉजिकल कंडीशन में उसके सीड के जर्मिनेशन डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के जैसे पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ सीड प्रोडक्शन, अब सीड हमको प्रोडक्शन करना है उसके लिए सनफ्लावर एंड मस्टर्ड एंड फ्लैक्स सीड कैन बी हार्वेस्टेड। जो ये सनफ्लावर है, मस्टर्ड या फ्लैक्स है, जो कि हार्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग 15 से 20 डेज अर्लियर, पहले 15 से 20 दिन पहले हार्वेस्ट कर सकते हैं, एंड कोरिएंडर 10 डेज अर्लियर देन फॉर मार्केट पर्पस। और जो कोरिएंडर है, धनिया है, उसको हम लोग 10 दिन पहले कर सकते हैं। फॉलियर फीडिंग ऑफ एंड एट द ग्रेन फिलिंग स्टेज इम्प्रूव जर्मिनेशन। फॉलियर फीडिंग करते हैं नाइट्रोजन का। जब हम लोग फॉलियर मतलब कि जब वो प्लांट मतलब कि खड़ा है, मतलब कि उसमें जब वो प्लांट जर्मिनेट हो रहा है तो उसके फॉलियर में मतलब उसके अपर पार्ट में हम लोग अगर नाइट्रोजन को हम लोग देते हैं, ग्रेन फिलिंग स्टेज, जब उसमें ग्रेन आ रहा है, उसके ग्रेन बन रहे हैं, उस समय वो स्टेज में इम्प्रूव करता है जर्मिनेशन, इनिशियल ग्रोथ करता है, ग्रोथ विगर ऑफ सीडलिंग एंड वीकेंड डोरमेंसी को तोड़ देता है उस समय, और सीडलिंग का बढ़ने में मदद करता है, इनिशियल ग्रोथ में मदद करता है। तो अगर हम लोग फॉलियर फीडिंग करते हैं, फॉलियर फीडिंग नाइट्रोजन का करते हैं ग्रेन फीलिंग स्टेज में, तो ये सब चीज़ उससे अच्छा इंप्रूव होता है। फिर केमिकल राइपनर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे केमिकल राइपनर कौन कौन हुआ है? मैग्नीशियम क्लोरेट, जो कि 20 kg पर नाइट्रोजन कैन बी अप्लाइड ऑन सनफ्लावर 40 days आफ्टर फ्लावरिंग टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड ट्वाइस विदाउट अफेक्टिंग दी सोइंग क्वालिटी। तो ये 40 दिन पहले हम लोग उसको अप्लाइड कर सकते हैं फ्लावरिंग के बाद, जिससे वो रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने में मदद करता है, और द सीड ट्वाइस विदाउट अफेक्टिंग द सोइंग क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना मॉइस्चर को वो रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे एक कुछ स्मॉल टर्म आता है, जैसे कि सीड इंडेक्स क्या होता है। तो सीड इंडेक्स हम लोग जब भी बात करते हैं तो बोल्ड सीड लाइक मेज, मतलब कि बड़ा सीड जितनी भी बात करते हैं, मेज का सीड बड़ा होता है, तो वो सब सीड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग उसके में बोलते हैं सीड इंडेक्स। तो सीड इंडेक्स क्या हुआ? वेट ऑफ 100 सीड, क्योंकि उन लोग का 100 सीड का ही वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन लोग के लिए सीड इंडेक्स रहता है। और टेस्ट वेट हम लोग यूज़ करते हैं जिनका स्मॉल सीड रहता है, स्मॉल सीड जैसे राइस का रहा, टमाटो का रहा, तो ये सब जिसे चिली का रहा, ये सब स्मॉल सीड होती हैं। तो उन सब के केस में हम लोग करते हैं 1000 सीड को 1000 सीड्स लेते हैं। तो टेस्ट वेट कब आता है? जब वो छोटे सीड रहते हैं जिसमें 1000 सीड रहते हैं। और सीड इंडेक्स कब आता है? जब बड़े सीड रहते हैं जिसमें 100 सीड रहते हैं। और सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? सीड क्वालिटी इंडेक्स रहता है इज अ विगर ऑफ सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन का वो कोई बताता है कितनी वो अच्छा से वो जर्मिनेट हो सकता है। पावर विगर मतलब पावर ऑफ सीड जर्मिनेशन, उसके पावर सीड जर्मिनेशन का कितना है वो सीड क्वालिटी इंडेक्स बताता है। अब रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है? देखिए, रियल वैल्यू होता है परसेंटेज ऑफ रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है? इज द परसेंटेज ऑफ germinability of percentage of purity of seed lot of a crop plant। मतलब इसमें रियल वैल्यू ऑफ सीड हम सिंपली करते हैं प्योरिटी परसेंटेज, कितना
प्योरिटी परसेंटेज है उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना हो रहा है अपॉन 100 में, और ये रियल वैल्यू ऑफ सीड को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम लोग यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड भी बोलते हैं। तो रियल वैल्यू क्या हुआ, प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, जिसको हम लोग यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड भी बोलते हैं। और रियल वैल्यू हमेशा किस में आता है, वो परसेंट में है, परसेंट में वो एक्सप्रेस होता है। फिर आता है कंडीशन अफेक्टिंग द रियल वैल्यू ऑफ सीड आर द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब रियल वैल्यू ऑफ सीड कौन कौन से उसको कंडीशन अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कौन से मेथड से प्रोडक्शन किया जा रहा है। द मेथड ऑफ हैंडलिंग, हैंडलिंग कैसे किया जा रहा है। मेथड ऑफ स्टोर, स्टोर कैसे किया जा रहा है। सीड हार्वेस्टिंग, इन सीड हार्वेस्टिंग अ रियल वैल्यू लोअर देन 70% आर यूजुअली नॉट प्रिफर्ड। मतलब जिसके भी अगर रियल वैल्यू अगर 70% से नीचे आ रहा है, जो हार्वेस्टिंग किया गया सीड अगर उसका रियल वैल्यू 70% से नीचे आ रहा है, उसको जनरली सोइंग के लिए हम लोग नहीं करते हैं। पुअर जर्मिनेशन और प्योरिटी वैल्यू रहता है, जिसके कारण हम लोग सोइंग के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकलता है, तो वेट ऑफ प्योर सीड और अपॉन वेट ऑफ बल्क सीड इंटू 100। मतलब कि जितने पूरे मतलब सीड के साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको लेना और उसमें कितनी प्योर सीड है, वो सब सीड को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है प्योरिटी परसेंटेज। मतलब खराब में कितना प्योर है, ये तो सिंपल है, उसको इंटू कर दे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये प्योरिटी परसेंटेज हुआ। सेम केस अगर हम लोग बात करें तो इम्प्योरिटी परसेंटेज में भी यही होगा। वेट ऑफ इम्प्योरिटीज इन बल्क सैंपल और वेट ऑफ बल्क सैंपल कितना होता है, तो ये भी प्योरिटी इम्प्योरिटी परसेंटेज होता है। इम्प्योरिटी परसेंटेज का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकेज। तो डॉकेज को भी इम्प्योरिटी परसेंटेज कहा जाता है। तो अगर अगर आ रहा है कि कहीं लिखा हुआ है कि रियल वैल्यू इज इक्वल टू प्योरिटी परसेंटेज इनटू डॉकेज अपॉन 100 करके आ रहा है, तो ये नहीं कि ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ये सब क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अब आता है जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है। जेनेटिक प्योरिटी मतलब कि रिक्वायर्ड होता है 100%। जब भी हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटीज बाय सीड ऑफ अदर वेराइटी ऑफ द सेम क्रॉप इज कंसर्न, बट इन केस ऑफ इम्प्योरिटी बाय द सीड ऑफ अदर क्रॉप स्पेसीज, मतलब कि अगर हम लोग 100% चाहिए जेनेटिक प्योरिटी, जब भी हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटी का सीड के ऑफ अदर वेराइटी ऑफ सेम क्रॉप, मतलब वेराइटी अलग है सेम क्रॉप का है, तब हम लोग बात करेंगे कि इसमें 100% जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए। मतलब उससे मतलब उसके सेम वेराइटी का कुछ उसमें इम्प्योर नहीं आना चाहिए। उस केस में हम लोग जेनेटिक प्योरिटी 100% चाहिए। बट अगर हम लोग स्पेसिस की बात करें, अगर वो डिफरेंट स्पेसिस में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम लोग इम्प्योरिटी परसेंटेज जेनेटिक प्योरिटी कुछ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। 0.1% तक अगर नहीं भी है तो उसको हम लोग परमिटेड हो जाता है। तो ये था जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी 100% चाहिए, उसमें किसी भी तरह का अदर मतलब कि अदर वेराइटी का कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं आना चाहिए। अदर स्पेसिस का थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो चलता है। फिर आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है। आइसोलेशन मीन्स होता है कि कीप अपार्ट, मतलब आइसोलेशन मतलब होता है कि अलग रखना, एक जगह अलग करके रखना। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस इज अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम पोटेंशियल कंटामिनेंट, मतलब कि जितने भी पोटेंशियल कंटामिनेंट है जो कि वो हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, ऐसे भी ऐसा चीज जो कि हार्मफुल पहुंचाए उसको, उससे उसको स्पेसिफिक डिस्टेंस से दूर रखना। whereas an accepted level of contamination is expected, जहाँ पे थोड़ा सा expected रहता है। आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप इज एसेंशियल टू अवॉइड जेनेटिक और फिजिकल इम्प्योरिटी। आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप को हम लोग आइसोलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि एसेंशियल रहता है जेनेटिक और फिजिकल इम्प्योरिटीज के लिए। मतलब कि उसमें कुछ जेनेटिकल और फिजिकल इम्प्योरिटीज नहीं आए, इसलिए हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस करते हैं। और जेनेटिक प्योरिटी दैट इज वेरिएटल प्योरिटी may be deteriorated by the cross pollination फ्रॉम द प्लांट ऑफ नियर बाय प्लॉट। अगर जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसके जेनेटिक प्योरिटी में चेंजेस आ जाएगा। जाहिर सा बात है कि अगर हम लोग कोई एक प्लांट लगे, दूसरा प्लांट उससे आकर क्रॉसिंग कर लेगा तो उसके जेनेटिक में चेंजेस आएगा, तो वो जेनेटिक प्योरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग उसको आइसोलेट करके रखते हैं एकदम दूर में, कि यहाँ तक वो क्रॉस पॉलिनेटेड नहीं हो सके। अब जितने भी फिजिकल इम्प्योरिटीज आता है, फिजिकल इम्प्योरिटीज में अकर ड्यू टू द फिजिकल और मैकेनिकल एडमिक्सचर विद द अदर क्रॉप स्पेसीज और अदर वेराइटी ऑफ द सेम स्पेसीज फ्रॉम द नियर बाय प्लॉट।
ये जब फिजिकल इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो इसमें फिजिकल इम्प्योरिटीज़ में होता है कि हम लोग जब सीड को कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ मिक्स हो जा रहा है। जैसे अभी बात हुआ था कि 100% चाहिए जब वैरायटी में जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, तो ये फिजिकल प्योरिटी मतलब किसी भी तरीके से फिजिकल हो या मैकेनिकल हो, किसी चीज़ से वो मिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी चीज़ मिक्स नहीं हो, इसलिए उसको फिजिकल प्योरिटी भी मेंटेन करते हो, जेनेटिक प्योरिटी के लिए पॉलिनेशन नहीं हो। तो पॉलिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोलेशन डिस्टेंस के लिए। Therefore, the protection from this source of contamination is necessary for maintaining genetic and physical purity. Genetic और physical purity के लिए जरूरी होता है। Good quality of seed isolation distance is affected by the mode of pollination. अब जितनी भी good quality of seed का है, मतलब अब यहाँ पे होता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, मोड ऑफ पॉलिनेशन इफेक्ट करता है। ये जाहिर सी बात अभी बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन जितने भी क्रॉप रहेंगे उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस हमेशा कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो वो ज़्यादा दूर तक मतलब कि अपने बगल वाले प्लॉट को ज़्यादा वो हार्म नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो वो बगल वाले प्लॉट को भी हार्म कर सकते हैं, तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप उनको दूर दूर लगाया जाता है इसीलिए। तो पॉलिनेशन एक्टिविटी एज वेल एज द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब कि क्या क्या होता है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस जनरली किस किस से इफेक्ट होता है? एक तो होता है कि पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। फिर होता है कि डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड के वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट करता है कि अगर हम लोग उसी बहाव में लगा दिए, जिस बहाव में मतलब सबको लगा दिए उसी एक ही बहाव में, हवा भी उसी बहाव में आ रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग विंड को भी ध्यान में रख सकते हैं, वेलोसिटी को भी ध्यान में रखते हैं। एसेंशियल की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप लाइक राइस का बात करें, एसेंशियल की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप जो कि राइस होता है, वीट होता है, सोयाबीन होता है, ओनली 3 मीटर एज आइसोलेशन डिस्टेंस। द इंक्रीज इन नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज रिक्वायर इंक्रीज आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब कि आप इंक्रीज करते हैं नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज में रिक्वायर्ड रहता है इंक्रीजिंग आइसोलेशन डिस्टेंस के लिए। Increase in natural cross pollination percentage requires increase in isolation distance. अब ये हुआ नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज, मतलब नेचुरली जितना क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है उनके परसेंटेज से वो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। जैसे अब क्रॉस पॉलिनेशन, जितनी ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा उतना दूर उसको रखना पड़ेगा कि उससे क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, जेनेटिक प्योरिटी ना हो। इसके लिए अगर 0 से 10% वो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाता है कोई क्रॉप, तो उसको 10 से 2 मतलब अगर 0 से 10% तक कोई भी नेचुरली क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाता है क्रॉप, तो उसको 100 से 200 मीटर में रखेंगे। और 10 से 25 होगा तो 200 से 300, 26 से 50 होगा तो 300 से 500, और 51 से 75 होगा तो 500 से। तो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज जितनी भी बढ़ते जाएंगे उतना आइसोलेशन डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन अगर परसेंटेज आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेटर जगह जेनेटिक इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। तो अगर 0 से 10 रहता है तो 100 से 200 मीटर लगाते हैं, 10 से 25 रहता है तो 200 से 300 मीटर यूज़ करते हैं, 26 से 50 रहता है तो 300 से 500 मीटर यूज़ करते हैं, 51 से 75 रहता है तो 500 से 1000 मीटर यूज़ करते हैं, और 76 से 100 तक रहता है तो मोर देन 100 मीटर हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन और विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड और डायरेक्शन, ये 3 चीज़ होता है जो कि आइसोलेशन डिस्टेंस में मदद करता है। किसी आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं इसको बताता है। तो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर सम क्रॉप, ये कुछ क्रॉप है जो कि मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस इनका होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग मैक्सिमम एग्जाम में आजकल ये पूछने लगा है कि आइसोलेशन डिस्टेंस इसका कितना है, इसका कितना है, फाउंडेशन सीड के लिए कितना है, सर्टिफाइड सीड के लिए कितना है, दोनों इंपॉर्टेंट। और जब भी हम लोग फील्ड क्रॉप की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो राइस आया, वीट आया, बार्ले, ओट्स आया, ये सब क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कम लगता है। तो फाउंडेशन और सर्टिफाइड में दोनों में 3-3 लगेगा। पर्ल मिलेट, हाइब्रिड और सीड पेरेंटल पॉलिनेटर, इसमें 1000 लगेगा फाउंडेशन सीड में, और सर्टिफाइड सीड में 200, क्योंकि है क्या, क्रॉस पॉलिनेटर। कॉटन हाइब्रिड में होगा 50 और 30 लगेगा। सोयाबीन और ग्राउंडनट की बात करें तो ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड हो तो 3 फाउंडेशन में लगेगा, सर्टिफाइड में भी 3 मीटर लगेगा। ये मीटर में है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है। फिर रेपसीड और मस्टर्ड की बात करें तो इसमें भी 50 लगता है। सेल्फ कॉम्पिटेबिलिटी अगर नहीं आ रहा है तो उसमें और 100 रहता है, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल रहता है। तो सेल्फ कॉम्पिटेबल रहता है तो 50 और 100 रहेगा, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल रहता है। तो
मतलब खुद से अगर वो अपने आप को पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे इनकॉम्पिटिबल, मतलब वो खुद से नहीं कर पा रहा है। 50 फॉर सेल्फ इनको, जो खुद से कर ले रहा है उसके लिए 50 रहेगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में हो जा रहा है तो उसके लिए कम डिस्टेंस, और सेल्फ से नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए 100 रखते हैं। और इसमें यही केस है तो 25 इसमें रखते हैं, उसमें दुगना रखते हैं 50। फिर कैश स्टार्ट की बात करें तो 300 फाउंडेशन में और 150 सर्टिफाइड में। फिर ओकरा में 400 फाउंडेशन में, 200 सर्टिफाइड में। कैबेज में 1600 फाउंडेशन में, 1000 सर्टिफाइड में। फिर बात करें ओनियन, बल्ब और सीड प्रोडक्शन के लिए तो 5 और 100 आ रहा है, और 5 और 500 आ रहा है। ये भी आपका वो कॉम्पिटिबल और इनकॉम्पिटिबल के हिसाब से आ रहा है। फिर टोमेटो को बात करें तो 50 और 25 आ रहा है। फाउंडेशन में 50 आ रहा है और सर्टिफाइड में 25 आ रहा है। अब यहाँ पे आता है कि टाइप ऑफ प्योर सीड। प्योर सीड के कितने टाइप होते हैं तो देखिए 4 क्लासेस होते हैं, रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। ऐसे कि हम लोग और पढ़ेंगे और डिफरेंट बुक में जाएंगे या कहीं और नोट्स में जाएंगे, बट इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन ये 4 ही को ही मतलब कि मानता है कि ये प्योर सीड में टाइप, उन्होंने ये 4 टाइप दिया है तो इनके मुताबिक ये 4 टाइप है। सबसे पहले आता है ब्रीडर और न्यूक्लियर सीड में। जो ब्रीडर और न्यूक्लियर सीड में होता है कि सच सीड आर प्रोड्यूस डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। मतलब ये किसके, ब्रीडर सीड और न्यूक्लियर सीड कौन प्रोड्यूस करता है तो ये सुपरविजन में होता है जो कि प्लांट ब्रीडर रहता है एंड पॉजेस ऑल द रिक्वायर्ड जेनेटिक कैरेक्टर। सर्च सीड हैव हाई जेनेटिक वैल्यू, मतलब जितनी भी ये सब सीड है इसका जेनेटिक वैल्यू ज़्यादा होता है। आर कॉस्टली ड्यू टू वेरी लिटिल इन क्वांटिटी, मतलब कि ये जेनेटिक वैल्यू इनका ज़्यादा रहता है, कॉस्टली रहता है क्योंकि ये क्वांटिटी में कम रहते हैं। इट में बी प्रोड्यूस बाय द ब्रीडर्स कंसर्न इंस्टीट्यूट, मतलब ये कुछ इंस्टीट्यूट में भी हो सकते हैं जो कि ब्रीडर से कंसर्न है। व्हेन द ब्रीडर इज नॉट अवेलेबल, जब ब्रीडर अवेलेबल नहीं रहता है तो ब्रीडर सीड क्या होता है, इज यूज टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। मतलब कि ब्रीडर सीड क्या होता है, ब्रीडर सीड यूज होता है फाउंडेशन सीड बनाने के लिए। इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन स्पेसीज मास सिलेक्शन में भी रेगुलरली प्रैक्टिस टू रिटेन दी जेनेटिक प्योरिटीज ऑफ द वैरायटी। मास सिलेक्शन हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्रीडर सीड की, तो ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है जिसमें हम लोग मास सिलेक्शन के थ्रू जनरल करते हैं। मास सिलेक्शन जनरली क्या होता है, देखिए मास सिलेक्शन होता है कि जैसे बहुत सारे हम लोग क्रॉप लगाए, बहुत सारे क्रॉप में जो उसमें अच्छा ग्रोथ कर रहा है उनको करेंगे और जो खराब कर रहा है उनको कलिंग कर देंगे, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर वो अच्छे को फिर दूसरी जगह लगाएंगे। तो ऐसे कर करके 7 to 8 जनरेशन लगाते हैं। जो 7 to 8 जनरेशन में रहता है जो हमको वो मिलता है वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है। तो जाहिर सा बात है पहले हम लोग अगर 1000 लिए थे तो उसको हम लोग कम कम करके 7 to 8 जनरेशन जो प्योर करेंगे, कर्ल करते जाएंगे तो 7 to 8 जनरेशन में हमको बिल्कुल ही प्योर मिलेगा। लेकिन प्योर तो मिलेगा लेकिन उसी के साथ वो कम हो जाएगा उसकी क्वांटिटी, तो इसी कारण वो महंगा हो जाता है। तो वो कॉस्टलियर भी रहता है, जेनेटिक वैल्यू उसका ज़्यादा रहता है। तो ये ब्रीडर सीड रहता है। फिर फाउंडेशन सीड की बात करें जिसको मदर सीड भी बोला जाता है। अब फाउंडेशन सीड क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड एंड इट इज सोर्स ऑफ ऑल सेटिस्फाइड सीड आइदर डायरेक्टली और अदर। मतलब कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब सेटिस्फाइड सीड इससे बनता है। मदर सीड इसको कहा जाता है क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ मतलब कि मदर सीड भी इसको कहा जाता है। ये इससे सेटिस्फाइड सीड रजिस्टर से सारा बनता है। और इसको प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, मतलब एनएससी की ये फाउंडेशन सीड एनएससी होता है। मतलब इट इज़ प्रोड्यूस ऑन गवर्नमेंट फार्म में होता है, एक्सपेरिमेंट स्टेशन में होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दी कल्टीवार्स फील्ड, मतलब कोई वैरायटी का सीड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट फॉर एनएससी और एसएससी। It has a specific genetic identity purity, white tag denote foundation seed। मतलब इसे फाउंडेशन सीड को कौन बनाता है, फाउंडेशन सीड को बनाता है एनएससी बनाता है या एसएससी, दो बनाता है। एनएससी और एसएससी बनाता है जो कि कोई गवर्नमेंट फार्म में हो या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो या कोई वैरायटी का कल्टीवार फील्ड हो, ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब इसको साइंटिस्ट जनरली बनाते हैं मदर सीड्स को। और ये यूज़ होता है मतलब कि आपका रजिस्टर सीड बनाने में, फाउंडेशन सीड बनाने में, रजिस्टर सीड बनाने में और सर्टिफाइड सीड बनाने में यूज़ होता है। और ये फाउंडेशन सीड कहाँ से निकलता है, फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड से बनता है।
और इसको एक टैग मिलता है, इसको वाइट टैग से डिनोट किया जाता है। मतलब अगर फाउंडेशन सीट कहीं रखा हुआ है तो उसके ऊपर में वो वाइट कलर का टैग होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये फाउंडेशन सीट है। अब रजिस्टर सीट क्या होता है? रजिस्टर सीट तो होता है कि ये तो फाउंडेशन सीट से बनता है। फाउंडेशन सीट से या तो रजिस्टर सीट खुद अपने आप से बन जाता है, मतलब रजिस्टर सीट से ही, और रजिस्टर सीट को हम लोग जर्मिनेट कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस फ्रॉम फाउंडेशन सीट और रजिस्टर सीट इटसेल्फ, इट इज द पेरेंट्स ऑफ सेटिस्फाइड सीट, मतलब इससे सेटिस्फाइड सीट जाता है, ये प्रोसेस होता है। देखिए, या तो फाउंडेशन सीट से डायरेक्ट सेटिस्फाइड सीट बन जाता है, या फाउंडेशन सीट से रजिस्टर सीट बनेगा, फिर रजिस्टर सीट से सेटिस्फाइड सीट बनेगा, ऐसे भी होता है। तो ये रजिस्टर सीट किससे बनता है? रजिस्टर सीट बनता है या तो फाउंडेशन सीट से या तो खुद ब खुद से। ये पेरेंट्स होता है सेटिस्फाइड सीट का, और ये रजिस्टर सीट का। रजिस्टर सीट भी से बनता है तो ये पेरेंट्स होता है। इट हैज सेटिस्फैक्टरी जेनेटिकल आइडेंटिटी एंड प्योरिटी एंड इट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन फ्रॉम एसएससी। मतलब इसको कौन बनाता है? इसमें एसएससी मदद करता है इसको बनाने में। इसको कौन कर रहा था? एनएससी और एसएससी दोनों कर रहा था। यहाँ पे प्रोफेशनल फार्मर्स जो होते हैं, टेक्निकल गाइडलाइंस उनको मिलता है, उनके द्वारा रजिस्टर सीट को जर्मिनेट किया जाता है। इट इज ऑफ्टन ओमिटेड एंड सेटिस्फाइड सीड, इट्स प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम एफएस, फाउंडेशन सीट से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज जनरली प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब ये जनरली प्रैक्टिस होता है इंडिया में, और इसको पर्पल टैग दिया जाता है। तो ये रजिस्टर सीट को पर्पल टैग दिया जाता है, इसको वाइट टैग, पर्पल टैग। एनएससी और एसएससी इसको करता है, इसको सिर्फ एसएससी करता है। सेटिस्फाइड सीट क्या होता है? सेटिस्फाइड सीट होता है कि ये प्रोजेनी रहता है। सेटिस्फाइड सीट किससे बनता है? सेटिस्फाइड सीट या तो फाउंडेशन सीट से बन सकता है, या तो रजिस्टर सीट से बन सकता है, या तो खुद ब खुद अपने आप से सेटिस्फाइड सीट से बन सकता है। इसमें सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटीज होता है। इट इज अप्रूव एंड सेटिस्फाइड बाय द स्टेट सीट सर्टिफाइड एजेंसी, मतलब इसमें भी एसएससी द्वारा, एसएससी के द्वारा ये सेटिस्फाइड होता है। एनुअली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोग्रेसिव फार्मर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सीड प्रोडक्शन प्रैक्टिस में, मतलब इसको ब्लू टैग दिया जाता है। इट इज अवेलेबल फॉर जनरली डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए फार्मर को दिया जाता है कि आप इसे कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट इज जनरली, इसमें एसएससी बट एनएससी ऑल्सो अंडरटेक इट्स प्रोडक्शन इफ रिक्वायर्ड, मतलब ये जनरली एसएससी के होता है। मतलब रजिस्टर सीट और सर्टिफाइड सीट जनरली एसएससी के द्वारा होता है, लेकिन सेटिस्फाइड सीट में एनएससी भी आ जाती है अगर उसको जरूरत पड़ता है। तो टू क्लासेस ऑफ सेटिस्फाइड सीड आर प्रोड्यूस F1 F2 जनरेशन में किया जाता है। रीसर्टिफिकेशन इज नॉट परमिटेड फ्रॉम F2 जनरेशन ऑफ सीड, मतलब रीसर्टिफाइड कर रहे हैं F2 जनरेशन को, ये नहीं होता है। ओनली अदर टाइप ऑफ सीड्स इन एग्रोनॉमिक यूज आर, एग्रोनॉमिक यूज में अदर टाइप ऑफ सीड को क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या हम लोग पढ़े, सेटिस्फाइड सीड को ब्लू टैग दिया जाता है, रजिस्टर सीड को पर्पल टैग दिया जाता है, व्हाइट सीड को व्हाइट टैग दिया जाता है। अब आया फिर इम्प्रूव सीड क्या होता है? इम्प्रूव सीड क्या होता है? इट इज अ बेटर सीड सब्स्टिट्यूट फॉर प्योर सीड के कारण, बट इज नॉट सो गुड विथ रिस्पेक्ट टू द जेनेटिकल फिजिकल प्योरिटी, मतलब जेनेटिकल और फिजिकल प्योरिटी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इट इज़ एटलीस्ट 10 to 50% मोर जेनेटिकल पोटेंशियल दैन द लोकल सीड, मतलब लोकल सीड से ज़्यादा इसमें होता है, लेकिन 10 से 15% जेनेटिकल पोटेंशियल एंड आर रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, मतलब पेस्ट से, डिजीज से रेजिस्टेंस भी होता है। वेल एडेप्टेड होता है एग्रोनॉमिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में, मतलब जहाँ के लिए इम्प्रूव सीड हो रहा है वहाँ के लिए वो वेल एडेप्टेड रहेगा। ऑफ द लोकेलिटी हाई इन रिस्पॉन्स टू द बेटर क्रॉप, बेटर कंडीशन ऑफ ग्रोथ, मतलब रिस्पॉन्स हायर देता है, बेटर कंडीशन ग्रोथ के लिए हायर रिस्पॉन्स देता है। इसमें इसके अंदर आता है हाइब्रिड सीड होता है, कंपोजिट सीड होता है, म्यूटेंट सीड होता है। तो ये वो होता है आपका इम्प्रूव सीड, जो कि उतनी अच्छे जेनेटिकल और फिजिकल प्योरिटी नहीं होता है, बट ये नॉर्मल से ज़्यादा होता है, 10 से 15% ज़्यादा बेटर होता है। तो ये था सीड। अब आता है वायबिलिटी टेस्ट। वायबिलिटी टेस्ट मतलब सीड कितना जर्मिनेट हो सकता है, उसका कैपेसिटी को जानना, उसको हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी टेस्ट। तो सीड वायबिलिटी मतलब क्या होता है? डिफाइन होता है कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल होता है वायबिलिटी टेस्ट, मतलब कि वो जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका टेस्ट करना, और कितना अच्छा से जर्मिनेशन हो सकता है, वायबिलिटी टेस्ट। व्हेन द सीड आर डोरमेंट और वेरी स्लो इन जर्मिनेशन, जब सीड डोरमेंट फेज में रहता है या फिर स्लो होता है जर्मिनेशन में, तब हम लोग करते हैं द रैपिड टेस्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। तब ये यूजफुल होता है कि सीड मतलब डोरमेंट फेज में चला गया है तो वायबिलिटी कैपेसिटी रहा कि नहीं रहा, स्लो है, तो ये सब टेस्ट करने के लिए हम लोग वायबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो वायबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन टेस्ट। रेस्पिरेशन टेस्ट में क्या होता है? रेस्पिरेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ बट सच टेस्ट आर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब रेस्पिरेशन टेस्ट सांस ले रहा है कि नहीं उसका टेस्ट करना, तो ये तो बहुत
इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेट कर रहा है कि नहीं, रेस्पिरेशन टेस्ट करना, बट ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये एक टेस्ट होता है रेस्पिरेशन टेस्ट। फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटर। सिंपल सीड आर सोक इन डिस्टिल वाटर। सबसे पहले सीड लो, उसको डिस्टिल वाटर में डाल दो, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सच वाटर इज टेस्टेड। मतलब उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चेंज करो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितना है। द इंक्रीज इन कंडक्टेंस इज रफली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ डेड टिश्यू। मतलब कि अगर कंडक्शन जितना इंक्रीज हो रहा है तो वो मतलब उसमें टिश्यू ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो गया, कंडक्टेंस कम है तो मतलब टिश्यू डेथ नहीं हुआ है उस सीड का। द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द लीचिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द डेड सीड्स। मतलब कि कंडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, लीच होता है मेटाबॉलिज्म डेड सीड्स के कारण या डेड टिश्यू के कारण। अब बताया फिर पोटेशियम परमैंगनेट मेथड यूज करते हैं, जिसमें होता है इट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर सीड आर वायबल। मतलब इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं सीड वायबल है कि नहीं। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट सीड, increase the discoloration of the solution since leaching from the living cell is very less। मतलब यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट होता है, इसमें हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, क्वालिटी कैसा है, टू फाइंड आउट वेदर सीड वायबल है कि नहीं। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ दैट सीड है कि, इंक्रीज इन डिस्कलरेशन आ रहा है, डिस्कलर्ड हो जा रहा है द सॉल्यूशन सिंस लीचिंग फ्रॉम द लिविंग सेल इज वेरी लेस। मतलब कि अगर डिस्कलर हो जा रहा है सॉल्यूशन में तो मतलब कि लीचिंग जितना भी हो रहा है लिविंग सेल से वो बहुत कम हो रहा है। लीचिंग कम हो रहा है मतलब उसकी डेड टिश्यू कम हो, डेड टिश्यू कम है उसमें, मेटाबॉलिज्म का अच्छा, मतलब सीड कुल मिला के अच्छा है लीचिंग कम होना। मतलब मतलब इंडिगो कार्माइन मेथड, इंडिगो। फिर आता है इंडिगो कार्माइन मेथड। इंडिगो कार्माइन होता है प्रोपोर्शन ऑफ दैट सीड इज डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेन। मतलब इसको हम लोग डाल देंगे जिसमें हम इंडो कार्माइन, जिसमें हम लोग फिर पता चला कितनी स्टेन है, नंबर ऑफ स्टेन, जिससे हम लोग बात कर सकते हैं कितने इसमें डेड सीड है। फिर एम्ब्रियो कल्चर मेथड होता है, टेक्स अबाउट 7 to 10 days जज बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग एम्ब्रियोज। कितना एम्ब्रियो जर्मिनेट, 7 से 10 दिन लगता है इसको टेस्ट में। फिर टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट होता है, नोन एज बायोलॉजिकल टेस्ट। मतलब टेट्राजोलियम क्लोराइड को बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। सीड आर सोक्ड इन 0 to 5 मतलब कि 0.5 to 2% सॉल्यूशन में और 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड में। The viable or living seed takes bright coloration and the coloration becomes more intense in the embryo. It can be made quicker by cutting kernels using the vacuum and maintain a temperature of 40 to 45 degrees Celsius. It takes only 4 to 5 days. इसमें क्या होता है, इसमें अगर यहाँ पे अगर हो रहा है कि वाइबल है कि नहीं, सीड टेक्स ब्राइट कलरेशन। अगर ब्राइट कलर का सीड हो जाता है द कलरेशन बिकम मोर इंटेंस इन द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो में आ रहा है। ये 4 से 5 मिनट लेता है टू कंप्लीट द टेस्ट ऑफ कर्नल्स के लिए।